हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राकेश, क्या हाल चाल? सही है हाउ सर। आर यू? बढ़िया। यस सर। और सब कहाँ गए बच्चे? सब लोग ऐड हो बेटा जल्दी। आज न्यू चैप्टर भी हमें स्टार्ट करना आप लोग का 10 सेल। आप लोग बेटा उस दिन होमवर्क शायद मैंने सेंड नहीं किया था, आज मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करके हमें कल रिप्लाई कीजिए। यस सर। यस सर। चैप्टर प्रिपेयर्ड हो गया? फर्स्ट वाला मैटर इन आवर सराउंडिंग। यस सर। आप लोग बेटा कोई टेस्ट तो नहीं है इस बीच? क्या सर? टेस्ट तो नहीं है स्कूल में? टेस्ट? नो सर, नो सर। अभी टेस्ट नहीं स्टार्ट हुआ ना? कोई एग्जाम हो तो हमें बता नो दीजिएगा। सर, अगले अगले महीने से शायद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं उसमें आपके? सर मेरे हिसाब से सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से सबसे दो दो चैप्टर आएंगे शायद। अच्छा, तो जब सिलेबस बता दीजिएगा तो हमें बता दीजिएगा, आप लोग उस हिसाब से फिर आप लोग कवर अप कर देंगे। ठीक है ना? यस सर, यस सर। ठीक। कहाँ गए सब आज? चलो बेटा, आज मेरे को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, द सेल। देखिए, सेल बायो का चैप्टर है और सेल लिविंग बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एक मिनट जरा वेट करिएगा। गुड इवनिंग सर। वॉइस क्लियर हो रही है बेटा ना हमारी? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए अभी हमने एक बैच को सेल पढ़ाया था, तो इस बेटा नोट्स उसमें कंप्लीट मैं उसी सोच रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाना। आप एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर दिख रहा है कॉपी? यस सर। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितना नोट्स लिखा है इतना इसमें से लिख लीजिए, फिर मैं अलग से लिखवा दूंगा। बेटा सेल की स्टडी को लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेल की जो स्टडी होती है उसे हम लोग सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी इसका मतलब क्या हो गया? साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। साइटो मतलब सेल, साइटो मीन्स सेल, और लोगस, लोगस का मतलब होता है स्टडी। यानी सेल की स्टडी को बेटा कहा जाता है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट, बेटा जो सेल का जो डिस्कवरी किया गया था, सेल होता क्या है? किसी भी लिविंग बॉडी का सबसे यूनिट पार्ट होता है। तो सेल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? तो आप कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मीनिंग क्या समझते हैं आप लोग?
सर ऑर्गेनिज्म सर मतलब सर लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। तो लिविंग सर इसका ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एग्जांपल। कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मतलब बना हुआ है, मतलब उसका सबसे छोटा पार्ट सेल है। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो जितने बेटा आपके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हीं को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स यानी लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात समझ में आ गई ना। तो पहले बात आप याद ये करिए, सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। पहले कॉमन बातें समझ लेते हैं फिर हम बताते हैं आपको, डिफिनीशन की बात करेंगे। पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था सेल, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। कब इसकी स्टडी हुई थी? 1665 में। सर ये डेट 1665। आप, हाँ एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, डेट होगा 1665, ठीक है ना। इसमें डेट भी आप चाहो तो मेंशन कर लो, 1665 में। और टर्म किसने दिया? सेल, ये जो टर्म आप पढ़ते हैं सेल, टर्म इज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने किया था, टर्म भी रॉबर्ट हुक ने दिया था, ओके। और कैसे बेटा डिस्कवर किया गया, ध्यान समझिएगा। एक प्लांट होता है जिसको ओक प्लांट बोलते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है क्यूरकस सुवेरिन, इसका नाम होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम समझते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोसेपियन, सर ये सर होमोसेपियंस। होमोसेपियन। और फ्रॉग को क्या बोलते हैं? फ्रॉग, राना टिग्रीना, है ना। गोभी को बोलते हैं ब्रासिका ओल्रेसिया, सलजम को बोलते हैं ब्रासिका रापा, मस्टर्ड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेस्का कम्पेस्टिस। देखिए सबका बेटा नेम होता है, दो दो पार्ट से, इसको बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम। तो ये सर लीनियस होता है। साइंटिफिक नेम रखा जाता है। साइंटिफिक नेम बेटा इससे रखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में स्टडी करने में दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपको डॉग के बारे में पढ़ना, तो इंडिया में डॉग को क्या कहते हैं? कुत्ता बोलते हैं। गांव में चले जाओ तो उसको पिल्ला कहते हैं, पिल्ला, छोटे कुत्ते को पिल्ला कहेंगे, कहीं कुकुर कहते हैं, है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं हैं ना, लैंग्वेजेस हैं। तो अब सोचिए, अब कोई अमेरिका का साइंटिस्ट चलाएगा इंडिया में, अब उससे कहो कि दिस इज कुकुर, तो समझ पाएगा व्हाट इज कुकुर? वो तो कुकर समझने लगेगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना। यस यस इसलिए उसका एक नेशनल नेम रखना जरूरी है। इंटरनेशनल नेम कितने पार्ट में होते हैं? 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट होता है उसको जीनस कहते हैं, और सेकेंड को क्या बोलते हैं? स्पीसीज, ठीक है ना। ये जीनस का नेम है। जो फर्स्ट नेम किसका है? जीनस। और सेकेंड नेम सर किसका है? दोनों में सर अंतर क्या होता है? किसमें बेटा? इन दोनों में। यस सर, जीनस एंड स्पीसीज में। अभी हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे आपको ना, तब समझेंगे, अभी ना पूछे, बहुत डीपली ओके सर, पढ़ना ओके पड़ेगा। सर। बस ये आप समझ लीजिए, ये जीनस और स्पीसीज को मिक्स करके आपका साइंटिफिक नेम बनता है। जैसे हम लोग का जीनस क्या हुआ बताइए? ह्यूमन का जीनस क्या हुआ? होमो। सर होमो और स्पीसीज क्या हुई? सैपियंस। सेपियंस। हम लोग का बन गया होमोसेपियंस। इसमें एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखने की बात होती है कि जीनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, ध्यान दीजिएगा। किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से। और स्पीसीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इसको थोड़ा आप लोग मेंशन कर लीजिए, किससे स्टार्ट होता है? स्मॉल से। और जीनस का नेम कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। चलिए अब यस जरा सर। ध्यान दीजिए। ओक प्लांट था, ओक प्लांट को हम बोलते हैं क्यूरकस सुबेरिन। इसका बेटा कॉर्क निकाला गया था। कॉर्क आप समझते हैं क्या होता है? जैसे आप कोई भी प्लांट देखिए, जैसे मान लो नीम का प्लांट देखिए, जो सर सबसे कॉर्क एक ऊपर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, कभी देखा है आप लोगों ने?
केवल ये पढ़ा सर बताइए। ये सर ये नीम में सर मतलब नीम में देखें कभी कभी सर जो उसकी आउटर लेयर होती है शायद वही होती है। नहीं, जो ऊपर ऊपर जैसे पेड़ देखिए आप, मैंगो देखो चाहे आम, नीम देखिए, ऊपर ऊपर कैसी लेयर होती है, काली काली होती है या ब्राउन होती है कि नहीं? सर अंदर जो पतला सा होता है सर रबड़ की तरह होता है। हाँ, तो बार के नीचे जो लेयर होती है ना उसे कॉर्क कहते हैं। जैसे आप नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ का ऊपर का ब्लैक वाला हटा दीजिए, उसकी छाल जिसको बोलते हैं, छाल मतलब बार, तो नीचे जो व्हाइट व्हाइट निकलेगा बेटा ना उसे बोलेंगे कॉर्क। ठीक है, तो बार के ओके जस्ट सर। नीचे क्या होता है, कॉर्क होता है। अब देखिए कॉर्क कैसी होती है, डेड होती है। और जब इसी सेल को रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से देखा, और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, खुद भी उन्होंने बनाया भी था माइक्रोस्कोप को, तो जब उस कॉर्क को बेटा देखा ना स्लाइड बना करके, मतलब नीचे रख के जब देखा उस लेंस में, तो इनको ऐसा दिखा, देखिए ध्यान से, कैसा दिखा, हॉलो स्मॉल कंपार्टमेंट दिखे। ठीक है, और किसकी तरह थे ये, हनी कॉम की तरह। ये भी लिख लीजिएगा, कैसे थे बेटा, हनी कॉम, यानी मधुमक्खी के जो छत्ते देखा है ना, जहाँ हनी बीज रहती है, तो उसमें छोटे छोटे कॉलम इसी में, जैसे मधुमक्खी के छत्ते नहीं होते हैं, उसी तरह इनको दिखा माइक्रोस्कोप में। ये इतने खुश हो गए, हैप्पी हो गए, कौन, रॉबर्ट हुक, और इनके मुंह से एक वर्ड निकला, निकला क्या, सेलुला। कौन सा वर्ड, सेलुला। सेलुला। ठीक, और उसी सेलुला वर्ड धीमे धीमे बेटा आज मॉडिफाई होकर क्या बन गया है, सेल। आज हम लोग उसी सेलुला वर्ड को सिर्फ क्या किस नाम से जानते हैं, सेल। ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है, हॉलो चेम्बर या हॉलो स्मॉल कंपार्टमेंट। और ये कैसा होगा बताइए, नॉन लिविंग होगा कि नहीं, इससे देखा गया था कॉर्क से, और कॉर्क भी क्या था, डेड। तो इसके अंदर के जितना भी ये कंपार्टमेंट दिखेगा, जो भी दिखेगा कॉर्क के अंदर, वो डेड होगा ना बेटा। सर ये यस सेल सर। से इतने मतलब छोटे होते हैं सर, वो मतलब नेक डाई से उसको देख लिए थे। नेकेड नहीं, बता तो रहे हैं, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, उन्होंने खुद बनाया था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप उस समय था थोड़ी, पहले माइक्रोस्कोप बनाया, फिर इसको देखा, तो ऐसा दिखा था। मतलब बहुत क्लियर नहीं दिखा था, हल्का फुल्का दिखा था, है ना। यस सर, इसीलिए बहुत, उन्होंने डेड लिया। अगर सर लिविंग रहता तो सर नहीं दिखता, उसके लिए एडवांस चाहिए। हाँ एडवांस चाहिए। ये डेड देखा, केवल प्लांट को देखा तो ऐसे से दिख गया, थोड़ा बड़ा दिख गया, मतलब सेल क्या, ये बिल्कुल एक इनिशियल था। आप इसको इनिशिएट मान सकते हैं, कोई बहुत सेल तो नहीं कहा जाएगा इसे, इनके मुंह से निकल गए इसलिए सेल कहा जाता है, चेम्बर कहा जाता है, चेम्बर की तरह दिखता था। अब जब ये देखे तो सब बेटा बहुत खुश हुए, हैप्पी हो गए, भैया चलिए कैसा है, तो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों है बताइए, भाई कॉर्क नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग बेटा इसलिए देखो, क्योंकि देखो इसमें ना न्यूक्लियस है, ना साइटोप्लाज्म है, ना प्रोटोप्लाज्म है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ तो नहीं इसके अंदर, देखिए कुछ है, नहीं सर कोई मतलब पार्ट, सिर्फ मेम्ब्रेन ही है। केवल ये ऊपर की वॉल है, सेल वॉल, मेम्ब्रेन क्या, सेल वॉल। प्लांट में कौन सी ये वॉल होती है, सेल सेल वॉल। सेल वॉल सर। तो इनको सिर्फ अंदर कोई मटेरियल नहीं दिख रहा, ध्यान दीजिए, ये डेड है। अच्छा, ये बेटा जो इन्होंने रिसर्च किया, इसको इन्होंने एक बुक में वो किया, मतलब पब्लिश किया। उस बुक का नाम क्या था ये भी याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने ये इस बुक को, रिटन बाय रॉबर्ट हुक, और इसमें इन्होंने ये टोटल अपना जो भी एक्सपेरिमेंट था उसे पब्लिश किया, दिखा इस बुक में, ऐसे से मैंने देखा तो ऐसा दिखा, ये सेल होता है, कंपार्टमेंट होता है, हनी कॉम की तरह दिखता है, ये सब इन्होंने रिसर्च इस बुक में लिखा है। अब जरा ध्यान दीजिए, इनके बाद देखिए, यहाँ तक तो हो गई बात डेड की। तो कभी आपसे कहा जाए कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया, क्या आंसर लिखेंगे, रॉबर्ट हुक सर। रॉबर्ट। कब किया, तो 1665 में। 1665 किस बुक, यस सर। बुक में उसे पब्लिश किया, तो माइक्रोग्राफिया में। इतनी बात समझ माइक्रोग्राफिया। में आई। अब देखिए बेटा, बाद यस में सर। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ।
क्या नाम था? एंटोनी वॉन। अगर आप नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, एंटोनी वॉन। पूरा नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक लीवेनहॉक ये देखिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बेटा फर्स्ट ऐसे बायोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। यानी अगर आपसे कोई कहे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया तो क्या आप बताएंगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। इनका जो माइक्रोस्कोप था इनसे बहुत एडवांस था, ध्यान दीजिएगा। और लिविंग सेल कहाँ देखा था? एक्वेटिक देखा था, पानी में देखा था। अमीबा, जैसे अमीबा कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं ना। तो सबसे पहले उन्होंने अमीबा को देखा था, गंदा पानी लिया था और उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे, अमीबा के अलावा भी दिखे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये लिविंग है। और जब लिविंग सेल को देखा तो उसके अंदर यहाँ क्या था? न्यूक्लियस था, साइटोकाइन, यहाँ लिक्विड था, ऑर्गेनल्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब था। 1674 में देखा था। 1674, हाँ सही है। डेट चाहो तो यहाँ लिख लो आप लोग, 1674। डेट भी याद करते चलिए। कितने बच्चे ऐसे जो बेटा मेडिकल में जाना चाहते हैं, जरा हमें बताइए। मैं सर। क्या नाम है आपका? सर अजीत पटेल। अजीत, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई मेडिकल के फील्ड में जाना चाहता है? अर्पिता आप नहीं जाना चाहते हैं? आप भी जाएंगे मेडिकल में ना? तो भैया बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग कीजिए आप लोग, ठीक है ना। यही सब आपके कंपटीशन पूछा तो कोई नई चीज नहीं पूछे। फिजिक्स में दिक्कत होती है, बायोलॉजी तो तेज है। किसमें दिक्कत होती है आपको? सर फिजिक्स मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। फिजिक्स में आपको स्ट्रांग कर दूंगा। फिजिक्स देखिए, अगर आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी ना और फिजिक्स मान लो आपको 50% भी आ गई तो आप डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन बायोलॉजी आपको 100% आनी चाहिए। तो सर फिजिक्स का कोई काम के एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ते हैं? हाँ सर, नीट में तो फिजिक्स का कोई काम नहीं है। नहीं यार, आता है। नहीं, 3 आते हैं सब्जेक्ट आते हैं ना। देखिए, काम हो चाहे ना हो, जैसे डॉक्टर बनने के बाद फिजिक्स का कोई काम नहीं, लेकिन आपको जो एग्जाम देना होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। काम हो चाहे ना हो उससे मतलब केमिस्ट्री और बायो सबकी अच्छी रहती है, फिजिक्स में जितने बच्चे रहते हैं उसमें उन्हीं का नहीं हो पाता। देखो बेटा एक चीज समझ लो, जो जो बायो के बच्चे होते हैं उनकी फिजिक्स अपने आप डाउन होती है, आप टेंशन ना लिया करिए। लेकिन आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। बायोलॉजी तो बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी अगर डॉक्टर बनना है। भाई बायोलॉजी आसान, एंट्रेंस में ये सब तो आता है, एंट्रेंस में ये कंपटीशन वाले बच्चों को तो कोई नई चीज थोड़ी पढ़ाते हैं। देखिए अभी कॉपी रखी थी इसलिए मैंने कहा पढ़ा दें आपको। सर जो आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेके जाते हैं सर, उनका आगे क्या स्कोप रहता है? आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, ठीक है ना, पीसीएम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और जो तो बायो वाले सर स्टूडेंट होते हैं डॉक्टर, हाँ सर उसमें बायो का ऑप्शन नहीं रहता है? नहीं उसमें बायो नहीं देना, ठीक है ना। चलो मैं एक दिन आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, नहीं भी पूरा ये लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। कहने मतलब इसको डॉक्टर बनना है, अभी सब पढ़िए, अभी तो सब पढ़ना पड़ेगा, वो तो 11-12 से चेंज होता है, 11 से। चलो मैं एक दिन आपको पूरा डिटेल। हाँ गुड़िया आइए इस पर आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो लिवेनॉक ने 1674 में बच्चों सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, एक्वेटिक मतलब पानी वाले को, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। आप देखिए सेल होता क्या है, ध्यान सुनना। सेल बेटा जो होता है किसी भी लिविंग बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सेल सबसे छोटा होता है, ऐसा नहीं। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान दीजिएगा। कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट, तो आप सेल थोड़ी लिखेंगे। स्मॉलेस्ट सबसे कौन है बताओ, चलो सोच के तो न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस है।
नहीं, आपसे मैं पूछूं, इस यूनिवर्स में बताओ सबसे छोटा कौन है? सर एटम। एटम छोटा है ना सबसे, और एटम के अंदर भी पार्टिकल होते सर हैं, इसके उसमें अंदर भी सबसे तो छोटा पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये सर प्रोटॉन आदि। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और फिर न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन, वगैरह होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना बेटा। तो लेकिन लिविंग बॉडी का सबसे छोटा जहां से लाइफ स्टार्ट होती है कौन है? सेल है। ध्यान दीजिएगा। तो जब देखिए सेल बना कैसे, देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो जो एटम्स होते हैं ना, एटम सबसे छोटा हो गया एटम। ये देखिए, एटम से बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अब देखिए, जिस मॉलिक्यूल में लाइफ बनाने की कैपेसिटी होता है उसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाए समझ लीजिए, आप तो जानते हैं, जिससे बायो बन सके। बायो माने लिविंग। जो मॉलिक्यूल बायो को बना दे, लिविंग बॉडी को बना दे, उससे बायोमॉलिक्यूल। आप लोग भी लिविंग है, आपकी बॉडी कैसे बनी है? प्रोटीन पढ़ा है ना? मैं लाइन से बता रहा हूँ, सुनते चलिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, है ना? पढ़ा होगा सबने, विटामिन, वाटर, मिनरल, इन सब से बना है। ये सब क्या हो गया? हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हो गए। मॉलिक्यूल, अरे बेटा, इस बायोमॉलिक्यूल से सेल का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, सेल। बात समझ में आई? और सर इस इस प्रोसेस सेल को से, सर मतलब कुछ नाम दिया गया है क्या? इसको बोलते हैं एवोल्यूशन, कह सकते हैं आप। कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ही आगे प्रोसेस बढ़े। इसका कोई नेम तो नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कोई इसका प्रॉपर नेम नहीं, आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सेल या एवोल्यूशन ऑफ सेल कर सकते हैं। ठीक है ना? एवोल्यूशन मतलब कैसे कैसे आगे प्रोसेस इंक्रीज हुई अर्थ पे। तो सेल से देखो बेटा, हम लोग क्या बना? लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। ये देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बताइए? पहले कौन बना? प्लांट बना कि एनिमल बना? सर प्लांट। देखिए, ये बने प्लांट, और फिर क्या बना? एनिमल। ये देखिए, अब प्लांट एनिमल को ही एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से बेटा हमारी सेल बनी है। तो लेकिन सबसे छोटा पार्ट कौन सा हुआ? एटम ही तो हुआ। एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल्स बने। ठीक है ना? एटम्स कौन कौन से मेन होते हैं जो हमारे बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं? थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा कॉमन बातें हैं, तो ये सब दिमाग में रखना चाहिए। देखिए बेटा, मेन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मेन होते हैं, और एक सल्फर भी होता है। देखिए, मेन कौन कौन से हैं? CHNO। यही ऐसे एटम या एलिमेंट हैं जिनसे बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या है? जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ETC, टेस्ट नहीं है, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सब क्या है? आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और इससे सेल का फॉर्मेशन होता है। देखो, तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया सेल का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेल को जैसे आपको डिफाइन करना है कि सेल क्या है। जरा ध्यान दो बेटा, सेल से ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन हो रहा है, जैसे आप हैं, आपकी पूरी बॉडी किससे बनी? बताइए, रिप्लाई करिए। आपके हाथ, पैर, नाक, कान किससे बना है? सेल से बना है। सर सेल से। यानी आपका पूरा स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी जो बनावट है, जो बनी है स्ट्रक्चर,
वो किससे बना? सेल से। यस सर। और जो आपके Yes. बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, फंक्शन कौन कौन से हो रहे हैं? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, यस सर। एक्सक्रीशन, है ना, रिप्रोडक्शन, बहुत सारे हैं, सेल डिवीजन, है ना बेटा, ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारे हैं, क्रेब साइकिल हो रही, ग्लाइकोलिसिस हो रही है ना, फोटोसिंथेसिस हो रहा प्लांट में, है ना बेटा, Yes sir. एब्जॉर्प्शन हो रहा, Yes. ट्रांसपिरेशन, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, काउंटिंग करो तो कॉपी भर जाएगी। साथ ही बताइए टोटल जो फंक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर वो किसकी वजह से हो रहा है? सर सेल Sir. की वजह से। सेल की वजह से हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ डिफिनीशन ये सेल की, यहाँ देखिए ध्यान से, दिख रहा है सबको? सेल की डिफिनीशन यस क्या सर। होगी? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यूनिट किसकी? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? या लिविंग बॉडी भी लिख सकते हैं, प्लांट एनिमल मतलब हुआ। और इसमें दूसरा बेटा क्या लिखा जाता है? एंड हैज एबिलिटी या कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस न्यू सेल। ये बेटा इसकी कंप्लीट डिफिनीशन होती है। तो कंप्लीट डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। सेल की डिफिनीशन होगी, इट इज डिफाइंड एज, या इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैज एबिलिटी और कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस न्यू सेल। ओके, इट इज द कंप्लीट डिफिनीशन ऑफ सेल। ओके बच्चा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप यह समझिए, देखिए जैसे यहाँ मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया है, जैसे देखो ये सेल बनी हुई है और सेल के अंदर देखिए यहाँ पर ये लिक्विड फिलअप है, ये देखिए। तो देखो ना, जो ऊपर ये बाउंड्री होती है इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Yes sir. क्या बोलेंगे? Yes यस सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मान लो प्लांट सेल हो तो ऊपर से एक बाउंड्री और आ जाती है ऐसे, उसको क्या कहते हैं? यस सर। सर सेल वॉल। सेल वॉल। तो बताओ ये मैंने एनिमल सेल बनाया है कि प्लांट बनाया है? सर सर एनिमल एनिमल्स। सेल। एनिमल सेल बनाया है। देखो एनिमल सेल में सिर्फ एक लेयर होगी, ये देखिए ऊपर, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या बोलते हैं इसे, पता है आप लोग को क्या क्या नाम होता है इसका? सर प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा, बोलते हैं। हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका तो एक नाम और होता है, देखो ये भी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और एक नाम इसका और होता है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, इसके तीन नाम होते हैं। लेकिन आप एक नाम को याद कर लो जो आप याद रखते हो, सेल मेम्ब्रेन याद कर लो, आसान है, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेल मेम्ब्रेन। और ये कैसा होता है ध्यान देना बेटा, इसका जो नेचर होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब क्या हुआ सेमी परमिएबल का? सर Sir. मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस को ही अंदर जाने देता है और बाहर आने देता है। वेरी गुड। और कोई डिफाइन करेगा बेटा? व्हाट डू मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सेमी सर सर्कल, हाफ। बड़ा हाफ होता है। सेमी माने 50%, 100 में से 50, 50 आउट ऑफ 100 मतलब 50। जैसे मान लो 100 सब्सटेंस यहाँ पर आए तो ये सिर्फ 50 को अलाउ करेगा, 50 को नहीं जाने देगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेल के लिए उस न्यूट्रिएंट्स को या उस एलिमेंट को एंटर करने देगा। इसका नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक बेटा। यस सर। आप देखिए अगर इसके ऊपर मैं एक बाउंड्री और बना दूं, ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये देखिए मैंने मान लो एक बाउंड्री और बना दी, ये ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? सेल वॉल सेल सर। वॉल।
सेल वॉल। बताइए सेल वॉल लिविंग होगा कि डेड होगा? डेड सर। सेल वॉल डेड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग जो सर अंदर वाली होती लेयर है। है ये लिविंग सेल होती है। यानी इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, यानी ये लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। और सेल वॉल कैसा होता है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बना होता है? सेलुलोज से। और यस ये सर। डेड होता है। और सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है बता सकते हैं? जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप सर ऑफ, फॉस्फोलिपिड सर। फास्फोलिपिड। और किससे बना होता है? सर प्रोटीन एंड फैट्स वगैरह से मिलते हैं उसमें। नहीं, प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। किससे बना होता है? प्लाज्मा प्रोटीन मेम्ब्रेन एंड इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। अब जरा समझिएगा कि प्रोटीन हो गया और फास्फोलिपिड का मतलब क्या हुआ? फास्फो माने फास्फोरस और लिपिड माने क्या होता है? ऑयल होता है। सर ऑयल जो घर में फैट्स आप होता ऑयल है। यूज करते हैं। फैट अलग होता है, ऑयल एक अलग होता है, लिपिड अलग होती है। जैसे सरसों का तेल है लिक्विड फॉर्म में है ना, तो लिपिड कहा जाएगा। जो ऑयल होते हैं उसे लिपिड, और जो ऑयली तो हो लेकिन सॉलिड फॉर्म में हो उसे हम लोग फैट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि डालडा है, बताइए डालडा जो है सॉलिड रहता है ना, ठंडा कर दो तो कैसा हो जाता है? सॉलिड। तो उसे हम लोग फैट्स कहेंगे। और अगर डालडा को अगर आप हीट कर दो तो कैसा हो जाता है? लिक्विड। जब पूरी उड़ी छानते हैं तो लिक्विड फॉर्म में रहता है कढ़ाई के अंदर गर्म करने पर, तो उसमें वो लिपिड की फॉर्म में होता है। मस्टर्ड ऑयल क्या है? लिपिड है, ऐसे समझिए। तो फास्फोलिपिड मतलब फास्फोरस, जिस लिपिड में फास्फोरस है उसे फास्फोलिपिड बोलेंगे। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना होता है? कॉपी में नोट कर सकते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। PHOS, फास्फो क्या होगा? PHO, फास्फो PHOSPO, फास्फोलिपिड LIPID। सेल वॉल किससे बना होता है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, CELLUS, CELL क्या होगी स्पेलिंग? सेलुलोज, CELLS, ये स्पेलिंग CELLULOS, सेलुलोज। और सेलुलोज कैसा होता है? डेड होता है। एक चीज थोड़ा याद करो कि सेल वॉल बेटा जो होता है ये परमिएबल नहीं होता है, इट इज नॉट परमिएबल। ओके, यानी इम्परमिएबल, ये किसी चीज को एंट्री नहीं करने देता। ओ सॉरी सॉरी, उल्टा हो रहा सर है। ये सेल होता है सर, ये सेल permeable नहीं। सेल वॉल इज परमिएबल, यस मतलब सर। इसमें से 100% कोई भी मॉलिक्यूल पार कर सकता है। ये कैसा होता है बच्चों? यहाँ लिख लेना, परमिएबल। ये परमिएबल नहीं, परमिएबल। यानी अगर 100 मॉलिक्यूल जा रहा है तो कहता ये सब लोग जाओ जाओ, कोई रोकने की जरूरत ही नहीं, ये सबको अलाउ करता है। इससे कभी ध्यान दीजिए, कभी रेनी सीजन में जो प्लांट या ट्री होते हैं देखो उनके ऊपर के जो कवर होता है, बार्क होता है, वो पूरा भीग जाता है। ध्यान देते हैं आप लोग? पेड़ पूरा भीग जाता है, गीला हो जाता है, नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है कि नहीं? यस लेकिन आप सर। बताइए, जैसे जैसे आपकी बॉडी, जैसे मान लो हमारा हाथ है, इस पर क्या है? सेल वॉल है कि सेल मेम्ब्रेन? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है कि सेल सर वॉल है? सेल में हमारी मेम्ब्रेन है सर। मेम्ब्रेन है ना, हम लोग की स्किन क्या है? मेम्ब्रेन है। पेड़ तो पूरा भीग जाता है और गीला पड़ा रहता है काफी समय तक। अब यार ध्यान दो, हम लोग जैसे बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, तो क्या पानी इसमें हमेशा अंदर चला जाता है क्या? बताइए, अंदर जाता है? नहीं जाता है। सर कुछ अमाउंट हम लोग को
नहीं, इंटर करता ही नहीं इसमें भाई। इसके ऊपर और भी लेयर्स होती है ना, वो पढ़ेंगे बाद में। स्किन में 3 लेयर्स होती है। तो ये करता क्या है ना कि वाटर को एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा ना, ध्यान दीजिए। आपने साफ कर दिया, सूख गया। लेकिन क्या पेड़ में ऐसा है कि पोष तो सूख जाएगा? ऐसा नहीं होता। वो परमिएबल होता है, सेल वॉल पूरे वाटर को भी अंदर खींच लेता है, हमलों में नहीं जाता। ठीक है। पर लेकिन कुछ प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर पानी मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता है उसमें। इसमें पानी, पत्तियों बेटा एक लेयर होती है ना, उसको क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्यूटिकल लेयर। सर ये एपिडर्मिस के ऊपर CUTICL। होती है ना? एपिडर्मिस ऊपर, लीफ के ऊपर होती है, इसलिए लीफ में पानी बेटा नहीं जाता है। ठीक है गुड़िया? लीफ के सबसे ऊपर ऊपर एक लेयर होती है, देखते हो ना, लीफ चमकती रहती है। ध्यान दीजिए, साइन करती नहीं लीफ ऊपर से। वैक्सी सब्सटेंस, वैक्स की तरह, मोम मोम की तरह होता है। कभी आप कोई पत्ती देखिए ऊपर साइन करती है, नीचे नहीं साइन करती, नीचे रफ होती है। तो ऊपर साइन क्यों करती, क्यों चमकती है? उसको एक लेयर पाई जाती पतली सी, उसको क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। सर उसको लिख एपिडर्मिस के दीजिए। ऊपर क्यूटिकल लेयर। लिख लो स्पेलिंग बेटा, आप नोट्स खराब ना कराओ। क्यूटिकल की स्पेलिंग लिख लो, CUTICLE। आप ऐसे लिखिए, आउटर लेयर ऑफ लीफ इज प्रोटेक्टेड बाई, outer layer of leaf is protected by a protective layer, a protective waxy layer। ऐसे लिखिए, waxy layer called as cuticle। cuticle CUTICLE। और क्यूटिकल लिख के ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ये वैक्सी सब्सटेंस होता है। वैक्सी, WAXY, वैक्सी सब्सटेंस। वैक्सी सब्सटेंस। एंड लिख लो, और क्या होता है? एंड, सर एंड व्हाट? हाँ, सर ये क्यूटीन से मतलब बना होता है ना? हाँ, क्यूटीन एक केमिकल होता है, उससे बना होता है, इससे क्यूटिकल कहा जाता है। चलिए आप थोड़ा सा लोग समझते हैं, फिर वो सब टिश्यू में पढ़ेंगे, अभी ना पूरा मिक्स हो जाएगा चैप्टर। चलिए कॉमन बातें हो गई बेटा, क्लियर हुआ सबको कि सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कौन सेमी परमेबल होता है, कौन परमेबल होता है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे सेल बना, सेल की स्टडी क्या करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे से बेटा सब प्रिपेयर करना। ये नोट्स लिखा तो इसलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं, तो मैं लिख के बताऊंगा अभी आप लोग को। अब आइए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखो हमारी बात सुनो ध्यान से। देखो बेटा, सेल, ये बात तो समझ गए, सेल कैसे फॉर्म होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। सेल देखिए कितने तरीके का होता है, ध्यान सुनना। टाइप्स ऑफ सेल। देखिए सेल के बेटा मेनली 2 टाइप्स होते हैं। सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। आप ऐसे लिख लो, 2 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट बेटा होता है प्रोकैरियोटिक, सेल। एंड सेकेंड बेटा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। अब इनके दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक किसे बोलते हैं, यूकैरियोटिक किसे बोलते हैं? देखिए जो अर्थ पे सबसे पहले सेल आए है ना, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का बेटा मतलब होता है प्रिमिटिव या मोस्ट प्रिमिटिव। और कैरियोटिक वर्ड क्या मतलब हुआ, नोट करिएगा। कैरियन, कैरियन का बेटा मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसा सेल जिसमें
जो अर्थ पे सबसे पहले आए थे और इनका न्यूक्लियस भी अनडेवलप था, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखिए सेल था कैसा, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए सेल है, ये इसमें देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसका अंदर देखो बेटा ये लिक्विड है, सेल के अंदर जो भी लिक्विड होता है उसे बेटा हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड था, ध्यान समझिएगा। जैसे न्यूक्लियस मान लो बीच में होता है ना, ऐसे ऐसे, ये देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये देखिए। तो न्यूक्लियस के ऊपर बेटा कवर नहीं था, देखो इसके ऊपर ना एक कवरिंग होती है, ऐसे लेयर होती है, इसमें लेयर नहीं था, इसलिए इस न्यूक्लियस का नेम बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो इसमें क्या था बताइए? न्यूक्लियोइड था, यानी न्यूक्लियस के ऊपर लेयर नहीं थी। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या एब्सेंट हो, बताइए। सर न्यूक्लियर एब्सेंट था क्या? मेम्ब्रेन। एब्सेंट था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी बेटा इसमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक बाउंड्री होती है, वो गायब था। तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जब ये डेवलप हुआ सेल, भाई सेल कैसे बना था बताया था अभी, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर बायोमॉलिक्यूल, फिर सेल बना। तो सबसे पहले सेल ये बना था, और कहाँ बना था अभी याद करो बेटा, सी वाटर में बना था। जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई है वो कहाँ से हुई है? सी वाटर से। यानी सबसे पहले अर्थ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आए थे। ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऑर्गेनिज्म? तो सबसे पहले पता ही मैंने बताया कि प्लांट आए थे। तो सबसे पहले प्लांट कहाँ बने थे? सी वाटर में बने थे। ठीक है ना। जब ये सेल डेवलप हुआ तो देखिए इस सेल में क्या डिफरेंसेज आए, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, ये सब कुछ सेम था। देखो इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन था, इसके अंदर देखो ये लिक्विड भरा था, ये देखिए। आप देखिए इसमें एक देखो ये लेयर आ गई, ये देखिए, बस यही डिफरेंस है। इस लेयर को बेटा कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो बताइए न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ गई, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यस सर। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था इसमें। यानी कुल मिला के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें है, इसमें नहीं है, ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज और समझिए, जो इसके अंदर पूरा बेटा फ्लूइड भरा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। इसमें प्रोटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो देखो ये बाहर बाहर है, ये देखिए। अब कुछ लिक्विड बेटा कहाँ चला गया? न्यूक्लियस के अंदर चला गया, ये देखिए, कुछ न्यूक्लियस के अंदर चला है ये। तो जो बाहर बाहर आ गया, ये देखो बाहर बाहर, जो इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस का अंदर लिक्विड चलाया उसे बेटा नाम बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। बताइए, समझ में आ रहा है सबको? सर एक क्वेश्चन है सर। बताइए। सर प्लाज्म का मतलब क्या होता है? प्लाज्म का मतलब प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड। कोई भी अगर लिक्विड फॉर्म है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड कहेंगे। ठीक है। ओके सर, यस। अब प्रोटोप्लाज्म भी बेटा लाइफ का बेसिस है, मतलब इट इज द बेसिस ऑफ योर लाइफ। जिस दिन सेल के अंदर ये लिक्विड गायब हो जाएगा ना, ये फ्लूइड जेली लाइक फ्लूइड होता है, चिपचिपा होता है जेली की तरह। जिस दिन प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया उस दिन लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ।
ये हक्सले ने बोला था। हक्सले एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू हक्सले। ठीक है बेटा। सर तो ऐसा ये क्यों? बात जरा भाई ऐसा इसलिए बेटा है कि सेल में से लिक्विड गायब होगी तो धीमे धीमे क्या होगा, इसके फंक्शन भी खत्म हो जाएंगे। जो सेल अभी डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने, वो कैसा था? सूखा हुआ था कि नहीं? उसके अंदर कुछ था? न न्यूक्लियस था, न साइटोप्लाज्म था, न माइटोकॉन्ड्रिया था। आप जब एज बढ़ती जाती है, ध्यान दीजिए, जब उम्र बढ़ती है तो धीमे धीमे आप पहले रिंकल्ड आते हैं, फिर आदमी सिकुड़ जाता है। ध्यान देते हो ना, ये सब हाथ होते ऐसे ऐसे होने लगते हैं, ढीले ढीले हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म सूख रहा है, खत्म हो रहा है। साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म। जब ये फ्लूइड पूरा सूखने लगता है, धीमे धीमे सूखते सूखते फिर आप बूढ़े हो जाते हैं, आपकी बॉडी में सेल में ताकत नहीं रह जाती, फिर लास्ट में डेथ हो जाती है। इसी तरह अगर हम प्रोटोप्लाज्म को मेंटेन रख लें तो आप अमर हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे, इमॉर्टल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है नहीं। भाई आप योगा करिए, अच्छा फूड खाइए, तो आपका प्रोटोप्लाज्म थोड़ा मेंटेन रहता है, आपकी लाइफ अच्छी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अमर नहीं हो सकते, इमॉर्टल नहीं हो सकते। बोले क्लियर हुआ सबको भैया? ये तो देखिए दोनों सेल में जरा डिफरेंस बताइए आप लोग, बताइए। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? जो 2 कैरियोटिक, पार्ट्स सर में। 2। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड हुआ बताइए? सर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जी, एक तो हो गया साइटोप्लाज्म और सेकेंड हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि ऐसा फ्लूइड जो किससे से बीच में रहे, बताइए? किसके मिडिल में पाया जाता है? सर साइटोप्लाज्म। क्लास साइटोप्लाज्म किससे किससे बीच में पाया जाता है? ध्यान दीजिए, सर फ्लूइड सेल बिटवीन मेम्ब्रेन एंड सर न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बीच में पाया जाए, इतने दूर में चारों तरफ पाया जाए, ये देखिए, समझ में आया? तो साइटोप्लाज्म यस कहाँ पाया जाता है? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। और न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा कहाँ पाया जाता है? सर न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, इनसाइड द न्यूक्लियस। वेरी गुड। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों की नहीं? बताइए। यस वेरी गुड। इसमें देखिए, इसमें प्रोटोप्लाज्म पूरा स्कैटर फॉर्म में है और इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यही डिफरेंस मेन है। अच्छा एक चीज थोड़ा और समझिए, इससे बेटा जितने ऑर्गेनिज्म बनते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स किसे बोलते हैं? द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ लिख लीजिए, सर ऐसे अभी लिखिए। भी सर ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। हाँ है, क्यों नहीं, बैक्टीरिया इसी में आते हैं। अच्छे अच्छे और समझिए, हमेशा यूनिसेलर होते हैं। तो ऐसे आप लिखिए कि ऐसे लिखो, द यूनिसेलर organism made up of prokaryotic cell। देखिए बेटा इसमें कौन कौन सा आता है, एग्जाम्पल नोट करिए। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वेरी गुड, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको शॉर्टकट में बीजीए बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। या इसी का दूसरा नाम बच्चों है साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये सब इसमें आएगा। अब इसमें देखिए, समझ याद रखना, ये हमेशा यूनिसेलर होते हैं, हमेशा, ये कभी मल्टी सेलर नहीं होंगे, अंडरलाइन कर लो, ये हमेशा क्या होंगे? यूनिसेलर होंगे। अब इसमें बेटा देखो,
इस सेल से जो बनेगा उसको बोलेंगे यूकैरियोट्स। इसको क्या बोल रहे थे? प्रोकैरियोट्स, है ना? क्या बोले थे? प्रोकैरियोट। ठीक है। अब यूकैरियोट्स कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। हम लोग किस में आते हैं बताइए? यूकैरियोट है हम लोग, सर Cell- मल्टी प्रोकैरियोट? सेलुलर। हम लोग यूकैरियोट है। इसमें आप नोट करिए, यूनिसेलर और मल्टी सेलर, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? प्लांट्स एनिमल्स दोनों होता है। मैंने बताया था आपको ना कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ को आप ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना? मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल या सेल्स भी लिख सकते हैं। मल्टी सेलर होगा तो सेल्स होगा, यूनिसेलर होगा तो सेल होगा। अब इसका एग्जांपल समझिए। बताइए सबसे छोटा यूनिसेलर कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक सेल से बना है? बताइए आप। अमीबा का नाम सुना है? हाँ बेटा, कौन सा नेम बता रहे थे आप? देखिए अमीबा, पैरामीशियम का नाम सुना है? पैरामीशियम, फंगी, प्रोटोजोआ। फंजाई, हाँ फंजाई भी आ जाएगा इसमें। प्रोटोजोआ बेटा इन्हीं को कहा जाता है। प्रोटोजोआ मतलब समझते हैं? जो यूनिसेलर यूकैरियोट होते हैं ना, उन्हें प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये प्रोटोजोआ है। देखो यूग्लिना, ठीक है, और लिख दें कि रहने दें? बताइए। प्लाज्मोडियम लिख दीजिए। बहुत सारे हैं, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, है ना? तो चलिए 3-4 याद करिए। बेटा ये कैसे हैं? ये आपके यूनिसेलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलर है ये। अब बेटा जो यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं इन्हीं को गुड़िया कहा जाता है क्या? प्रोटोजोआ। यही प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कोई अलग नहीं होता है। प्रोटो मने छोटा और जोआ मने क्या होता है? एनिमल, छोटा एनिमल, यूनिसेलर एनिमल। प्रोटो मने छोटा और जोआ मने एनिमल या प्लांट भी हो, हाँ एनिमल। तो जो छोटे एनिमल होते हैं सबसे छोटे उसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। अब जरा बड़े में आइए, मल्टी सेलर में बताइए। देखो जैसे मान लो अपने आसपास देख लो, बहुत सारे हैं भाई। फंगस का नाम देखा ही है आपने, जैसे मशरूम होता है ना, जो आप खाते हैं मशरूम, वो भी तो फंगस है। फंगस का मतलब क्या होता है याद कर लो बच्चों, नॉन ग्रीन प्लांट बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता उसे हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में फंगस कहते हैं। एक जैसे मशरूम हुआ तो मशरूम फंगस है। एक मशरूम लेंगे तो फंगस। अब मान लो ढेर सारे मशरूम ले लिया आपने तो उसको फंजाई कहा जाएगा। फंजाई जो होता है ना वो प्लूरल फॉर्म होता है फंगस का, ध्यान रखिएगा। फंजाई इज प्लूरल फॉर्म ऑफ फंगस। तो फंजाई फंगस एक ही वर्ड है। अब आप इसे लिखते हैं एल्गा। एल्गा का मतलब काई। एक काई होगा तो एल्गा, और ढेर सारे काई होंगे तो क्या बोलेंगे? एल्गी। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? एल्गी। एक ही बात है, एल्गी प्लूरल है, जिसको काई आप कहते हैं। और बताओ, और बड़े बड़े लिख दो जैसे रैट, कैट, नीम का पेड़,
ह्यूमन, गोट, डॉग, बहुत सारे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। तो बेटा जितने अपने आसपास आप देखते हो, जिसको आप आंखों से देख पाओ, वो सारे आपके यूकैरियोटिक हैं, यानी यूकैरियोट्स हैं। और जिसको नहीं देख पाओ वो भी हैं, लेकिन कुछ ये सब हैं जो वाटर में रहते हैं। यानी कुल मिला के इन सब में याद कर लो न्यूक्लियस होता है, ध्यान देना, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो यूकैरियोट्स होते हैं। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर। बात समझ गए? एक बहुत इंपॉर्टेंट जरा पॉइंट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, जहां न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता वहां सेल ऑर्गेनेलिज भी नहीं पाए जाते। तो बताओ सेल ऑर्गेनेलिज किसमें नहीं पाया जाएगा? सेल ऑर्गेनेलिज इसमें नहीं पाया जाएगा कि इसमें? प्रोकैरियोटिक में कि सर यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोट्स में। सर प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट, सर हाँ समझ में आ रहा है सबको? ध्यान नोट कर लीजिएगा ये कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज के ऊपर क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। तो लिखा कैसे जाता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज। नाम कभी सुना है सेल ऑर्गेनेलिज का? ये कौन सर कौन से होते हैं? सर जैसे कुछ गोल्गी नाम अपार्टस। बताइए। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और बताइए। गोल्गी अपार्टस। गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस हो गया, बॉडी भी कहा जाता है। और क्या कर सकते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, है ना? ये और सर क्या है? वेसिकल। क्लोरोप्लास्ट, वेसिकल, बहुत सारे हैं, है ना? प्लास्टिड, है ना बेटा? तो सर मैं एक एक कर देता हूँ। लाइजोसोम। लाइसोसोम, तभी हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ये सब बेटा जो है ना, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ नोट कर लीजिएगा, अब्सेंट होते हैं। किसमें अब्सेंट? किसमें बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल कहो चाहे प्रोकैरियोट्स कहो, बात तो एक ही है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोट, जो उनसे बनेगा उसको प्रोकैरियोट, तो उसमें भी नहीं होगा। और प्रेजेंट होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक सेल में। मतलब इन सब में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात जरा आप लोग नोट कीजिए। नोट तो चलिए, लेक्चर रिकॉर्ड रहेगा, देख लीजिएगा आप लोग। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट हो बताइए आप लोग। नो सर, नो डाउट। अच्छे समझ में आ गया? अच्छे से आप लोग को ऑल क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो सेल कितने तरह के हो गए बेटा? 2 टाइप्स के हो गए। जो सबसे पहला सेल बना उसको प्रोकैरियोटिक, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म भी बने थे वो भी आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, बहुत कम डेवलप होते हैं, बैक्टीरिया इसी में आता है, ठीक है ना? प्रोकैरियोट्स है, सेल ऑर्गेनेलिस नहीं पाए जाते हैं। अच्छा एक चीज जरा समझ लीजिए कि सेल ऑर्गेनेल तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो पाया जाता है, ध्यान समझिएगा। देखो कौन सा? राइबोसोम बेटा प्रेजेंट होता है इसमें, याद रखते हो यहाँ पर। यस सर। एब्सेंट होता है, लेकिन क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ लिख लीजिएगा 70S टाइप राइबोसोम। राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। कौन सा टाइप प्रेजेंट होगा? 70S टाइप। राइबोसोम दो तरह के होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 70S टाइप होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें 80S टाइप राइबोसोम होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 80S टाइप। और प्रोकैरियोटिक में सर कौन सा पाया जाएगा? ये है क्या? ये बेटा सेटवर्ट कांस्टेंट होता है। आप सीधे समझ लो कि साइज में बड़े छोटे हैं, सेगमेंटेशन इनका कोफिशिएंट होता है, मतलब पानी में डालने पर जो हल्का होगा जल्दी सेटल होगा, ये बाद में होगा।
सर सेटवर्ड मीन्स कांस्टेंट प्रोकैरियोटिक में छोटा हाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। छोटा सर समझ मतलब लीजिए कि 7 हेलो कैसे? छोटा नहीं अनडेवलप्ड है ये। हाँ छोटा भी होता है, ये भी कर सकते हैं, ये सर साइज में बड़ा और प्रोकैरियोट डेवलप। 1 माइक्रोन तक होता है और सर यूकार्ट में तो सर 5 माइक्रोन तक जाता है। क्या चीज? सर साइज सेल का, सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। हाँ तो ये बड़े होते हैं ना साइज में, तो साइज में बड़े होते इसमें सारे एडवांस फीचर होंगे कि नहीं भाई? जैसे आप कीपैड वाला मोबाइल ये लाइए और एंड्रॉयड मोबाइल फोन लाइए, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों से बात करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है? टेक्नोलॉजी का, है ना? सर उसी तरीके से बेटा इसमें सर राइबोसोम का जो, हाँ सर ये प्रोकैरियोटिक में सर स्मूथ राइबोसोम होते हैं या रफ होते हैं? रफ स्मूथ बेटा राइबोसोम नहीं होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ध्यान दीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है ना, रफ ये और यस स्मूथ। सर, यस सर। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपक जाएंगे वो खुरदुरा हो जाता है, उसे रफ कहा जाता है, ठीक है ना? और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अब्सेंट होंगे, नहीं पाए जाएंगे, वो स्मूथ कहा जाता है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है ना, राइबोसोम का टाइप थोड़ी है। यस सर, यस। बात समझ रहे हैं ना? हाँ ध्यान दीजिए। तो ये बस आप लोग पहले याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S। तो अगर आपसे कहा जाए कि सेल ऑर्गेनल तो सारे एब्सेंट होते हैं, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनलिज है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है? तो क्या आंसर होगा बताइए? सर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। और कौन से राइबोसोम? तो याद रखिएगा सर 70 70S।